लो दोस्तों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम सब सी टेट पेपर 2 एसएसटी के लिए 6 से 8 तक के एनसीईआरटी को एकदम लाइन बाय लाइन प्लस एमसीक्यू सहित पढ़ रहे हैं और आज हम सबका क्लास 7 का तीसरा चैप्टर का जो दूसरा वीडियो है, इसके पहले हम सब यहाँ तक इस पेज तक पढ़कर इस पेज से संबंधित जितना भी प्रश्न था, इस प्रश्न को हम सब कर लिए थे। तो आज देखिए हम सब इस पेज से यहाँ से कि बेटों से बढ़कर बढ़कर गुलाम, इस पेज से हम सब पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, आशा है कि आप सबको ऐसे जो तरीका है अच्छा लग रहा होगा और अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम सब इस पेज को पढ़े थे, इस पेज से संबंधित जैसे प्रश्न बन रहे थे, 2-4 जैसे बन रहे थे, उसको हम ऐसे पहले डिस्कस किए। आप सबको समझ में आया कि कैसे प्रश्न बनता है। उसके बाद हम अगले पेज की तरफ चले। देखिए दोस्तों, अगर हम पूरा जितना पेज से पूरा जितना प्रश्न बन रहा है, अगर उतना को रखने लगेंगे तो एक एक वीडियो बहुत ज़्यादा टाइम का हो जाएगा। तो इसीलिए बस 2-4 प्रश्न रख रहे हैं कि आपको दिखाने के लिए कि कैसे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए देखिए, कल हम सब इस पेज को पढ़कर यहाँ से आगे इस प्रश्न को सॉल्व करके अब यहाँ से देखिए। तो देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना फिर आप कहीं दूसरे वीडियो पर जा सकते हैं। और देखिए ऐसा ही होता है, कोई कि जाते हैं किसी चैनल पर मैराथन देखते हैं और उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाकर चले जाते हैं। जब 2 या 3-4 बार देने जाते हैं तब समझ में आता है कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, अगर अभी टाइम है आप सबके पास तो अच्छे से एकदम एनसीईआरटी को पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो इतना बेहतर तरीके से सॉल्व करते हुए जाएंगे कि हाँ, आप खुद के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस होगा। तो देखिए यहाँ पर है कि बेटों से बढ़कर गुलाम। तो लिखा गया है कि सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जो सुल्तान होते थे, राजा होते थे, उन्हें सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा है और आगे बढ़ाया है, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए। मतलब जो सुल्तान अर्थात जो राजा होते थे, उनको ऐसा कहा जाता था, जो कवियों या जो श्रेष्ठ लोग रहते थे, उन राजा को ऐसा समझाते थे कि जिसको गुलाम को, जिसे हमें पाला पोसा है, उनकी देखभाल की है ना, क्योंकि तो उनका है कि क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी-कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। क्योंकि जो बोलते हैं कि बहुत अच्छा नसीब होता है, अच्छा तकदीर होता है, तभी ऐसा गुलाम होता है जो हमें अच्छे तरह से देखभाल करता है अपने राजा का अर्थात अपने स्वामी का। ऐसा देखिए आगे लिखा है, बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे के समान होता है। तो याद रखना कि बहुत लोग बुद्धिमान का बोलते हैं कि जो योग्य और अनुभवी, योग्य भी रहे और अनुभवी भी रहे, ऐसा गुलाम बेटों के समान मानना चाहिए, ऐसा विद्वानों का कहना है। तो इस कथन को याद रखना, क्योंकि कभी-कभी ये पूरा कथन ही उठाकर ऐसे रख देता है, पूरा पैराग्राफ ही। तो आप इस कथन को एकदम याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है कि खिलजी तथा तुगलक शासक बंदगाह का इस्तेमाल करते थे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बंदगाह आ गया है। अब आप अगर अगले वीडियो में नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको ये बंदगाह शब्द नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया कि जो गुलाम होते थे तो उन्हीं को हम सब बंदगाह कहते थे। किनको? जो गुलाम होते थे, तो गुलाम को ही हम सब फारसी भाषा में बंदगाह कहते थे। तो अगले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके एकदम लाइन बाय लाइन पूरा ऐसे प्लेलिस्ट बना है, पहले 6 का फिर 7 का, तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि जो खिलजी तथा तुगलक के शासक थे, वे बंदगाह मतलब गुलामों का इस्तेमाल करते थे ना, और साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहते थे
ना। आगे है, ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा हो जाती थी। मतलब बोला गया इसमें कि जो राजा और लोग होते थे वे अपने गुलाम का इस्तेमाल करते थे, गुलामों का इस्तेमाल करते थे और उन्हें अपने आश्रित वर्ग के, आश्रित निम्न वर्ग जो लोग रहते थे उन्हें अपने ऊंचे ऊंचे राजनीतिक पद पर बैठाते थे। तो इसको याद रखना कि जो निम्न वर्ग लोग थे, राजा लोग उन्हें ऊंचे ऊंचे पद पर, राजनीतिक पद पर बैठाते थे। अब ऐसा करने से उन्हें, किन्हें, राजा को ऐसा करने से कभी कभी क्या होता था कि उन्हें राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा हो जाती थी। अर्थात माने तो जैसे होता है स्थित न रहे, अर्थात कुछ गड़बड़ी भी हो जाता था। आशा है कि समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए लिखा गया है, यहाँ पर देखिए आपको एक शब्द आया यहाँ पर आश्रित। आश्रित का क्या अर्थ होता है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो उसे हम उसे या जिस पर निर्भर रहता है उसे हम आश्रित कहते हैं। जैसे कि जो गुलाम लोग थे वे अपने राजा पर आश्रित रहते थे। आश्रित रहते थे मतलब निर्भर रहते थे, जो राजा बोलता था, जैसा कहता था वैसे ही सेम वैसे करते थे, तो इसे हम आश्रित कहते हैं। आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहता ही रहता था। मतलब जो गुलाम था वे अपने मालिक और जो उनके संरक्षक थे उनके प्रति वफादार रहते थे, मगर जो उत्तराधिकारी अर्थात जैसे राजा है, राजा का जो बेटा भी राजा बनने वाला है उसके प्रति भी, मतलब राजा जो गुलाम रहता था वह अपने राजा के प्रति भी अर्थात अपने स्वामी के प्रति भी, और जो उन्हें संरक्षण देता है ना, संरक्षक देता है उनके प्रति, और प्लस यहाँ पर लिखा गया मगर उनके उत्तराधिकारी अर्थात राजा के बेटे जो उत्तराधिकारी बनने वाला है उनके प्रति भी वफादार रहता था। तो इस बात को याद रखना, कभी कभी इस यहाँ से ये वाला वाक्य दे देगा तो आप सब क्या होगा कि ध्यान नहीं आएगा। बस इतना जानेंगे कि यहाँ गुलाम जब भी होगा तो राजा के अकॉर्डिंग चलेगा, जैसा राजा कहेगा वैसा करेगा वो। अब उसका उत्तराधिकारी का वफादारी नहीं करेगा, ऐसा आप सबके दिमाग में आ सकता है। तो पर यहाँ पर लिखा गया है, इसको याद रखना कि जो गुलाम रहते थे राजा के अलावा भी संरक्षकों के प्रति और उत्तराधिकारियों के प्रति भी वफादार रहते थे। आगे देखिए लिखा गया है, सुल्तानों ने अपने नौकर होते थे, जो सुल्तान होते थे अर्थात जो राजा होते थे उनको जो होते थे उनके अपने नौकर होते थे न। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोग को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोग को गहरा धक्का भी लगता था। फारसी तवारीख इसके पहले वाले क्लास में बताए थे, यहाँ पर देखिए इस बार फिर आया यहाँ जिक्र कि जो तवारीख है या फारसी शब्द का लेखक है। देखिए फारसी तवारीख के लेखकों ने, जो फारसी तवारीख के लेखक थे, लेखक का नाम बताइए कमेंट में, अगर आप इसके पहले वाला वीडियो देखे होंगे, क्योंकि पूछा जाता है तवारीख के लेखक कौन है, ऐसे पूछा जाता है। तो देखिए लिखा गया है, तवारीख के लेखक ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी करते थे। तो याद रखना, जैसे कि अभी हम सब यहाँ पर पढ़ें कि जो सुल्तान लोग थे, राजा लोग थे, वे गुलामों को तो अपना आश्रित देते थे, पर यहाँ पर लिखा गया था कि देखो वो जो निम्न वर्ग के लोग रहते थे उन्हें ऊंचे राजनीतिक पद दे देते थे। ऊंचे राजनीतिक पद पर अर्थात किसी पद पर उसको बैठा देते थे, और वो उनका जो दिमाग रहता है, जैसे निचले हैं पर अब जब निचले हैं तो थोड़ा बहुत दिमाग भी तो इधर उधर कम तो रहता ही होगा, इसीलिए तो वो निचले कहे गए। तो पर क्या राजा क्या करते थे, उन्हें ऊंचे पद के लिए उन्हें उत्तराधिकारी बना दे रहे थे, अच्छे पद उन्हें दे रहे थे। तो इससे क्या होता था, तो यहाँ पर लिखा गया कि जो तवारीख के लेखक रहते थे निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पद देने के लिए जो देते थे, इसलिए दिल्ली के सुल्तानों की ने आलोचना किया। जो और सुल्तान थे ऐसे इन स्थिति को उन्होंने आलोचना किया कि देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, जो योग्य रहे ना उन्हीं को पद देना चाहिए ना,
कोई निचला है तो उनको ऐसा नहीं दे देना चाहिए। अगर है निचला है पर अगर वो योग्य है तब देना चाहिए, पर ये नहीं, इसमें लिखा गया कि जो निचले रहते थे उनको ही सिर्फ देता था ना। तो आगे देखिए, यहाँ तक देखिए समझ में आ गया होगा। इस पैराग्राफ से सिर्फ इतना पूछा जाएगा। तो यहाँ से देखिए पहला तो ये पूछा जाएगा, देखिए यहाँ पर है, जैसे इसके पहले वाले ही वीडियो में बताया गया था कि बंदगाह मुसलमान को कहा जा अरे गुलामों को कहा जाता था। देखिए और आगे है यहाँ पर कि जो आश्रित का क्या मतलब होता है, जो किसी भी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में, मतलब कोई भी एक व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के संरक्षण में रहे, उसके अकॉर्डिंग चले, एकदम जैसे जैसे वो बोले, इसको आश्रित या आरक्षित या तो आश्रित कहते हैं ना। या तो फिर क्या बोलते हैं कि संरक्षण में है, इसके संरक्षण में, या हम इसके संरक्षण में हैं, ऐसा बोला जाता है। तो आगे देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और है कि गुलाम क्या करते थे, तो गुलाम अपने स्वामी के प्रति वफादार भी रहते थे, और जो उनका संरक्षण करता था उनके प्रति भी वफादार रहते थे, और उत्तराधिकारियों के लिए भी वफादार रहते थे। बस इस पैराग्राफ में यही पूछेगा, तो याद रखना, ऐसे पूरा लाइन उठाकर रखेगा। आगे देखिए लिखा गया है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारीजन ना। तो याद रखना, अब देखिए यहाँ पर पढ़ा जाएगा कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारीजन। तो देखिए यहाँ पर है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक अजीज लाल ये क्या था कि शराब बनाने और बेचने का क्या करता था। तो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो काम करते थे, अर्थात जो यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि जो शराब बनाने और बेचने का काम करते थे उन्हें क्या बोलते थे, तो कलाल बोलते थे। यहाँ पर ये इसका कहने का मतलब ये है कि जो शराब बेचने और क्या बोलते हैं उसको बनाने का काम करते थे, उसे वो क्या जो मोहम्मद तुगलक थे उसको कलाल बोलते थे ना उस समय। और आगे लिखा गया है, देखिए फिरोज हब्जाम ये नाई था उस समय। फिर आगे लिखा गया है मनका तब खान नामक बावर्ची। तो ये नाम है उस समय जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये सब थे, तो उनका नाम था कलाम। देखिए कलाम, अजीज मोहम्मद कलाम। तो ये क्या था कि मोहम्मद तुगलक के लिए शराब बनाता था, और वो जो शराब बनाता था मोहम्मद तुगलक के लिए, और वो बेचता भी था ना। अब आगे है कि नाई था, अब नाई का क्या नाम था, तो फिरोज जम्हान नामक। फिर आगे है बावर्ची का नाम था मनका तबखात। आगे देखिए लिखा है, और तथा लट्ठा तथा पीरा नामक मालिक को ऊंचे प्रशासनिक पद पर बैठाया गया था। आगे देखिए 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने, तो अब देखिए यहाँ पर इसको याद रखना कि ये कितने, जो जियाउद्दीन बर्नी थे ये कितने शताब्दी के इतिहासकार हैं, तो 14वीं शताब्दी के इतिहासकार हैं। इनका क्या नाम है, जियाउद्दीन बर्नी ने नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में किया। तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा तो प्रश्न नहीं पूछेगा, क्योंकि यहाँ पर बस इतना पूछेगा कि मान लीजिए कभी पूछ देगा कि जो मोहम्मद तुगलक थे, तो जो मोहम्मद तुगलक के लिए, या जो मोहम्मद तुगलक के लिए उस शासन काल में जो शराब बनाते और बेचते थे उनका क्या नाम था, तो अजीज खुमार नामक कलाम था ना। आगे है बावर्ची का क्या नाम था, तो याद रखना मनका तमका ऐसा नाम था उनका। और यहाँ पर देखिए पूछा जाएगा कि जब मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहे थे उस समय कौन इतिहासकार थे, तो जियाउद्दीन बर्नी थे, ये पूछा जाएगा। तो आगे देखें यहाँ पर है, देखिए अब इसको पढ़ने के बाद हम सब अपना प्रश्न करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब ठीक से पढ़ना, क्योंकि यहाँ से ही पूरा प्रश्न बनेगा। तो इसको एकदम ध्यान से, एकदम आईएमपी समझकर और ध्यान से सुनते चलना। तो देखिए लिखा गया है, इसके पहले देखिए इस पेज में लिखा गया क्या कि अक्षमता के उदाहरण के रूप में किया ना। आप आगे देखिए लिखा गया है कि पहले वाले सुल्तानों की ही तरह जो खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। अब इसका मतलब ये है कि जो मोहम्मद बिन या खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक था, ये भी जो पहले से ही, जैसे पहले इसके जो
पिता थे या जो पहले के शासक थे जैसे ही करते आ रहे थे, जैसे जो सेना नायक थे उन्हें भिन्न भिन्न आकार में बांट कर और सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। जैसे पहले था वैसे ही अब वो सभी ऐसे फॉलो कर रहे थे, जैसे पीछे पीछे शासक लोग कर छोड़ते चले गए थे। तो आगे देखिए लिखा गया है कि ये इलाके इक्ता कहलाते थे। तो अब देखिए यहाँ पर ये कितनी बार पूछा गया है। तो इक्ता क्या कहलाते थे, तो यहाँ पर बताया गया कि इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्ति किया ना। और ये इलाके ना, तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई सूबेदार है, समझने का प्रयास करना। देखिए अभी हम जैसे बता दिए थे तो आप सब बस ऐसे समझ लिए होंगे, पर यहाँ पर देखिए जब एकता आ गया तब आप सबको कंफ्यूज कर सकता है। तो यहाँ पर बताया गया कि एकता किसे कहते थे, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया कि भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया जाता था। तो अब जब नियुक्त किया जाता था तो देखिए यहाँ पर वह भिन्न भिन्न आकार, मतलब आकार मतलब कोई क्षेत्र रहता था, निश्चित क्षेत्र होता था। तो जैसे मान लीजिए कोई 1 बीघा 2 बीघा का क्षेत्र है, उस जहाँ के सूबेदार हैं, तो जहाँ एक क्षेत्र के जो सूबेदार रहते थे तो उस क्षेत्र को यहाँ पर लिखा गया इलाके को इक्ता कहा जाता था। तो उस क्षेत्र को क्या कहते थे, इक्ता कहते थे। इसको याद रखना। यहाँ पर लिखा गया कि ये इलाके जो होते थे उसे इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने और अधिकारी इक्तेदार या मुक्ति कहे जाते थे। अब समझ में आया, मतलब जहाँ के लोग, जैसे मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है, वहाँ के जो सूबेदार हैं तो यहाँ के क्षेत्र को इक्ता कहते हैं, और यहाँ पर जो मान लीजिए जो कर वगैरह वो असूलता है, तो इस अधिकारी को, जो भी अधिकारी होता था या सूबेदार या कुछ भी होते थे, तो इस अधिकारी को हम इक्तेदार कहते थे, इक्तेदार कहते थे या मुक्ति भी कहते थे, मुक्ति भी कहते थे। तो इस दोनों वाक्य को याद रखना। मान लीजिए कभी एक इक्तेदार न देकर मुक्ति दे दिया तो आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आगे देखिए लिखा है मुक्ति का फर्ज था। अब देखिए वहाँ पर इक्तेदार नहीं दिया, मुक्ति दे दिया। तो मुक्ति का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों में राजस्व की वसूली भी करता था। कौन, जो मुक्ति था। अब मुक्ति देखिए बार बार मुक्ति आ रहा है, इक्तेदार नहीं आ रहा है। पर आप अगर ये इक्तेदार याद करके मुक्ति भूल जाएंगे, अर्थात उसको इग्नोर कर देंगे, तो आप कहीं, अब मान लीजिए मुक्ति पूछ दिया तो आप सब क्या होगा कि हाँ उसको समझेंगे, अरे यार ये क्या है, इसको इससे इस शब्द से ही अपरिचित रहेंगे। तो इसको भी याद रखना। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया जो इक्तेदार होते थे ना, पहली बात तो वो अभियानों के नेतृत्व करते थे। जो अभियान होते थे, कहीं पर जाया जाता था तो उसका नेतृत्व करते थे, अपना सैनिक ले या सैनिकों जो होते थे सैनिकों का नेतृत्व करते थे। और बताया गया इसमें कि इक्तों में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपनी सैनिकों को ना वेतन के रूप में मुक्ति और इलाके के राजस्व की वसूली भी करते थे। मान लीजिए जहाँ के जो सूबेदार या कोई भी रहते थे तो वहाँ के वो जो इक्तेदार होते थे वो इक्तेदार वहाँ के वसूली भी करता था। इसको भी याद रखना। तो आगे देखिए वसूली भी करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही जो राजस्व जो कर मिलता था, तो राजस्व के रूप में मिली रकम से ही अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। अब यहाँ पर ये एक बात स्पष्ट है कि जैसे मान लीजिए एक कोई क्षेत्र था तो इस क्षेत्र को इक्ता कहते थे, और यहाँ का जो वसूली वगैरह करता था उसे इक्तेदार कहते थे। और ये इक्तेदार अपने सैनिकों का क्या नेतृत्व भी करता था और कानून व्यवस्था को बनाए रखता था। इसके बावजूद वह क्या होता था, यहाँ की जो कर मिलता था, इसी कर से अपने क्षेत्र के जो सैनिक रहते थे उस क्षेत्र के सैनिकों को वेतन देता था। इतनी बात को याद रखना। आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया कि यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर लिखा गया, देखिए सबसे प्रभावित तरीका यह था कि उनका पद जो था वंश परंपरागत था। तो यहाँ पर देखिए राजा का तो वंश परंपरागत था ही, पर यहाँ पर बताया गया कि जो इक्तेदार होते थे सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। तो मुक्ति लोग पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद था तो
वंश परंपरागत था, वंश परंपरागत था, वंश परंपरागत चलता आ रहा था। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट है दोस्तों, क्योंकि जो राजा लोग थे वो तो अपने वंश परंपरागत के द्वारा राजा बनते ही बनते थे, पर जो इक्तेदार लोग थे, जैसे मान लीजिए किसी के पिता इक्तेदार हैं किसी राजा के क्षेत्र में, तो अगर उसके पिता की मृत्यु हो जाती थी तो उसका बेटा भी वहाँ का इक्तेदार हो जाता था। इसको भी एकदम याद रखना। तो आगे देखिए लिखा गया है कि यहाँ पर देखिए वंश परंपरागत से चले और उन्हें कोई भी इक्ते थोड़े थोड़े समय के लिए मिले, थोड़े थोड़े समय के लिए मिले, जिसके बाद उसका स्थानांतरण कर दिया गया सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। देखिए यहाँ पर है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में नौकरी इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। किसके काल में? तो याद रखना, तो जो अलाउद्दीन खिलजी थे और मोहम्मद बिन तुगलक थे, इन दोनों के शासन काल में इन नियमों का, ये जो अभी हम सब इसके पहले जो नियम बताएं इक्तेदार वाला, इस नियमों का कठोर से पालन किया जाता था। तो इसको याद रखना। आगे देखिए किस बस पूछा जाएगा किसके शासन काल में, तो याद रखना ये कौन कौन से हैं। पहला थे, देखिए पहला कौन है, तो पहला अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, ये दोनों के समय जो ये सब नौकरी का जो इक्तेदार और जो अन्य पद पर थे, तो इन सब का जो कठोर से पालन किया जाता था। देखिए मुक्ति, अर्थात वही मुक्ति जितनी बार आ रहा है याद रखना, मुक्ति को ही इक्तेदार बोलते हैं। तो देखिए मुक्ति लोग अर्थात इक्तेदार लोगों के द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व, जो पैसा एकत्रित किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था, या उस धन का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। अर्थात जब राजस्व इकट्ठे हो जाते थे तो उन इकट्ठों को एक बार मान लीजिए जैसे बोला जाता है उसको इकट्ठा करने के लिए अर्थात गिनने के लिए ऐसा माना जाए कि सही है कि नहीं है, उसके लिए भी एक अधिकारी को नियुक्त किया जाता था। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति अर्थात इक्तेदार राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले। तो इस बात को याद रखना दोस्तों, ये जो इक्तेदार था वो राज्य द्वारा निर्धारित कर ही यह वसूले। अर्थात जैसे मान लीजिए वो ये नहीं कि वो कर वसूल रहे हैं, इक्तेदार कर वसूल रहे हैं तो अपने मन से वसूल रहे हैं कि नहीं तुम इतना दो, तुम उतना दो, तुम नहीं, ऐसा नहीं। राजा द्वारा बताया गया कि हाँ यहाँ के क्षेत्र के इतना ही वसूलना है, बस वो राजा बताया गया है, राजा जो बताए हैं बस उसी के अकॉर्डिंग ऐसे बस वसूल रहे हैं, अपने मन से नहीं कि किसी को बढ़ा कर वसूल लिए, किसी को कहीं चलो ठीक है छाप इतने दीजिए, ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो मुक्ति अर्थात जो इक्तेदार लोग थे वे राजा द्वारा निर्धारित कर ही वसूलते थे। जो राजा निर्धारित किया था उसके अकॉर्डिंग ही कर वसूलते थे। और तय संख्या मतलब जितना तय संख्या थी अर्थात संख्या जितने थी उसके अनुसार सैनिक रखते थे। ये नहीं कि अपना सैनिक बढ़ा लें और राजा के ऊपर ही आक्रमण कर दें, ऐसा नहीं होता था। जितना सैनिक राजा बोलता था कि हाँ एक इक्तेदार के पास, जैसे कि समझने के लिए जैसे मान लीजिए कोई विधायक या कोई सांसद रहता है, उसको सिक्योरिटी के रूप में 2-4-10 या एक आध दो पुलिस दिया जाता है, जो बोलते हैं उसको सिक्योरिटी के लिए। तो ऐसा उस समय भी था कि जैसे मान लीजिए कोई सूबेदार बन गया है तो उसके लिए सैनिक दिया जाता था कि आपके लिए या आपके संरक्षण में इतने सैनिक हैं। अब ये नहीं कि आप इतना दे दिया आप उसको और बढ़ाकर राजा के ऊपर आक्रमण कर दीजिए, नहीं, बस जितना दिया था राजा सैनिक उतने सैनिक को ही वे लोग क्या करते थे उतनी ही रखते थे, उसमें न बढ़ाते थे और न घटाते थे। तो आगे देखिए, जब दिल्ली सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले लिया तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया कि पहले जो दिल्ली सुल्तान लोग थे, तो जो यहाँ पर बताया गया कि जो दिल्ली सुल्तान थे वो शहर से दूर आंतरिक इलाकों में भी अपना अधिकार जमा लिया, मतलब दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में भी अपना अधिकार जमाने लगे। तो जब बाहरी अधिकार क्षेत्र में जमाने लगे तो बहुत जान लीजिए बहुत शक्तिशाली हो गए, और जब शक्तिशाली हो गए तो यहाँ पर बताया गया कि भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपना सत्ता आगे झुककर बाध्य करना पड़ा। अर्थात जो कमजोर पड़ने लगे वो भी क्या हुए, दिल्ली सल्तनत अर्थात सुल्तानों के जो दिल्ली के सुल्तान लोग थे उनके सामने झुकने के लिए बाध्य हो गए। अब देखिए आगे है
अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भूराजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले लिया। तो यहाँ पर याद रखना कि जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में था, तो वह भूस्वामी के निर्धारण, जो भूस्वामी के निर्धारण और वसूली के कार्य को अपने अधीन ले लिया। अर्थात जब अलाउद्दीन खिलजी आया तो वो खुद ये जो अधिकार दूसरे को दिया गया था, तो जब अलाउद्दीन खिलजी आया तो ये सब अधिकार वो खुद ले लिया कि हम खुद अपना वसूलेंगे, ऐसा किसी को अधिकार नहीं दिया। इसको याद रखना। तो यहाँ पर लिखा गया कि वसूली का कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले लिया, अर्थात राजा वो स्वयं ले लिया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, न बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य कर दिया गया। इतना समझे? मतलब जो पहले सूबेदार वगैरह थे और जो अन्य पद पर थे, जो किसी क्षेत्र में कर वसूलते थे, राजा के द्वारा बताए गए थे, पर जब अलाउद्दीन खिलजी आया तो इन्होंने क्या किया, ये सब व्यवस्था ख़त्म करके वो खुद वसूलने जाता था, और जो पहले वसूलते थे उनसे भी कर लेता था, उनसे भी कर लेने लगा। आगे देखिए यहाँ पर है कि सुल्तान, देखिए यहाँ पर है बाध्य कर दिया। सुल्तान ने प्रशासकों के ज़मीन की पैमाइश की। जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे, उन्होंने ज़मीन की पैमाइश की मतलब नपवाया उसको, और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा न। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली के अधिकारों के रूप में सल्तनत के नौकरी करने लगे, अर्थात वहाँ पर नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। तो आप याद रखना, यहाँ पर देखिए, अब एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर है क्या, कितने प्रकार के कर थे तो उस समय? तो 3 प्रकार के। किस समय? अलाउद्दीन खिलजी के समय। पहला था कृषि पर कर, पहला कृषि पर कर। अब देखिए जिसे खराज कहते हैं, तो इसको याद रखना कि जो कृषि पर कर था उसको क्या कहते थे, किस नाम से जाने जाते थे? तो उसको खराज कहते थे। कृषि पर जो कर था, 3 प्रकार का कर था। पहला कृषि पर। अब कृषि कर को क्या उस समय के किस नाम से जाना? इस समय तो हम सब कृषि कर कहते हैं, बोलते हैं, इस समय है भी कि कृषि कर देते भी हैं। तो पर उस समय क्या था कि इस कृषि कर को खराज के नाम से जाना जाता था ना। और जो किसान की उपज का लगभग 50% था। तो इसको भी याद रखना, क्योंकि इतना तो लोग याद कर लेते हैं कि कृषि को खराज कहता था, पर आगे अगर कभी ऐसे कथन में पूछ देता है तो बहुत लोग क्या होता है कि ये तब बस बाउंस करने लगता है, उनके दिमाग से निकलने लगता है कि यार बस क्या होता है कि बस इतना याद किए थे यार कि हाँ कृषि को खराज कहते हैं, पर ये जो आगे लाइन जोड़ दिया ये बात सही है कि गलत है, बस जान लीजिए, सोच विचार में करके उसको गलत करके आते हैं। तो देखिए यहाँ से ये पूरा वाक्य ही याद कर लेना। ये देखिए कर के लिए पूरा एक इतना पैराग्राफ दिया है, तो कभी कभी ये पूरा पैराग्राफ ही रख देता है। इतना नहीं रखेगा कि जो कृषि कर होता है उसे खराज कहते थे, बस इतना नहीं लिखेगा, पूरा लिखेगा कि जो कृषि कर होता था उसे हम खराज कहते थे। और किसानों की जो उपज थी उस समय, जो किसानों की जितना उपज होती थी उसका लगभग 50%, अर्थात बोले तो जितना होता था उसका आधा होता था। इतना समझना। आगे देखिए, अब दूसरा कर है मवेशियों पर। जो मवेशी लोग थे, मवेशियों पर कर। अब मवेशियों पर देखिए, घरों पर। अब मवेशी जो थे, अब मवेशी मान लीजिए, अब मवेशी को कहाँ पर कैसे कर देंगे और किस पर कर देंगे? तो वहाँ पर आगे लिखा गया है कि देखिए मवेशियों पर कर था। दूसरा था घरों पर याद रखना जरूरी था। अब देखिए दूसरा, पहला याद रखना कृषि पर, दूसरा मवेशियों पर, और तीसरा घरों पर। तो अब यहाँ पर देखिए कहने का मतलब है, यह याद रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधीन के बाहर ही था। मतलब यहाँ पर देखिए दिल्ली के जो सुल्तान थे वे बहुत बड़े विस्तार कर लिए थे, तब पर भी यहाँ देखिए, यहाँ पर याद रखना मतलब एकदम, यहाँ पर एकदम नोट करने के लिए बोल रहा है ध्यान से कि देखिए इतना विस्तार कर लिए थे, तब पर भी दिल्ली सुल्तान का अधिकतर अधिकार है जो था बड़े हिस्से में दिल्ली सुल्तान के बाहर ही था,
बाहर ही था। आगे देखिए लिखा गया दिल्ली के बंगाल जैसे सुदूर प्रांत का नियंत्रण कठिन था। तो याद रखना कभी ये पूरा वाक्य पूछा जाता है कि जो दिल्ली का सबसे कठिन का था बंगाल, या कौन सा प्रांत था जो दिल्ली में सबसे दिल्ली के बाद जो दिल्ली के जो सुल्तान लोग थे उनको कठिन महसूस हुआ जीतने में। तो याद रखना, तो जो ये बंगाल का सुदूर प्रांत था, बंगाल का जो सुदूर प्रांत था, तो दिल्ली के सुल्तान लोग थे, बताते हैं कि इस बंगाल के सुदूर प्रांत को नियंत्रण में करना बहुत ही कठिन था। तो इस बात को याद रखना कि दिल्ली के सुल्तान से बंगाल का जो सुदूर था इस पर नियंत्रण करना बहुत कठिन था। आगे है कि और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही, कहाँ पर, दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र से फिर स्वतंत्र हो जाता था। जैसे यहाँ पर बताया गया कि जैसे मान लीजिए जो बंगाल का सुदूर प्रांत था उस पर नियंत्रण कर लेते थे, फिर कुछ ही समय बाद वो क्या हो जाता था, अपने आप को स्वतंत्र हो जाते थे न। यहाँ तक कि आप बोल रहे हैं, देखिए यहाँ तक कि जो गंगा के, कहाँ के, गंगा के मैदानी इलाके में घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिसमें बैठने में सुल्तान ने या जो सेनाएं थे अक्षम थे, अर्थात असमर्थ थे। क्यों? अब देखिए यहाँ लिखा गया स्थानीय सरदारों ने इस क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया था, क्योंकि जो वहाँ के स्थानीय शासन लोग थे, अर्थात माने तो जो छोटे छोटे शासन लोग थे, सरदार का मतलब समझ सकते हैं छोटे ही पद पर थे, तो जो सरदार लोग थे उस क्षेत्र पर अपना शासन जमा लिए थे। इसलिए ऐसा होता था वहाँ पर कि कभी कभी वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते थे, हराते तो थे, हरा देते थे, पर कुछ ही समय बाद वो अपने आप को स्वतंत्र हो जाते थे। वहाँ के, कहाँ के, बंगाल के सुदूर प्रांत वाले, याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय रहता था, जैसे कि अभी हम सब पढ़े। अब आगे देखिए, यहाँ पर है सरदार और उसकी किलेबंदी। यहाँ पर इस बात को पहले ध्यान से सुन लीजिए, एक बार और पढ़ रहे हैं और एकदम ध्यान से, क्योंकि ये पूरा वाक्य पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है इब्न बतूता था, एक किस देश का था, तो अफ्रीकी मोरस्को से था, मोरस्को से था न। तो यहाँ पर देखिए बतलाया गया है कि सरदार कभी कभी, आप देखिए उसी ने, किसने, ये इब्न बतूता ने ही बतलाया है कि चट्टानी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे। कौन लोग? वो जो गंगा के क्षेत्र के जो सरदार लोग रहते थे, वे चट्टानी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे, और कभी कभी बांस के झुरमुटों में भी रहते थे। भारत में बांस पोल नहीं होता था, यह बहुत बड़ा होता था। जो बांस होता है यह बहुत बड़ा होता है, आप सब देखे होंगे। इसके अलग अलग हिस्से आपस में एक तरह से गुथे होते हैं, जिसे उन पर आग का भी असर नहीं होता है, और वे कुल मिलकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम करते थे, अर्थात प्राचीर का मतलब प्राचीर, दीवार का एक काम करते थे। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते थे, अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता था, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया होता। यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पर है कि वहाँ पर देखिए, यहाँ से फिर से कि उन्हें, अर्थात उन राजाओं को, जो सरदार थे वहाँ के, जो गंगा घाट के क्षेत्र के जो सरदार थे, तो बताया गया कि वो झुरमुट, यहाँ पर देखिए लिखा गया कि वो झुरमुटों में भी वहाँ पर छिपे रहते थे, और वहीं अंदर ही, अर्थात उस झुरमुट में ही देखिए यहाँ पर पानी और जो भी
व्यवस्था थी वहीं अंदर ही उन सबको व्यवस्था रहता था, कोई ज़रूरत नहीं पड़ता था उनको आगे सामने बाहर आने से उस झुरमुट से। मान लीजिए अगर कोई ज़रूरत पड़ता उस झुरमुट से बाहर आने के लिए, तो जो विपक्षी वाले जो राजा रहते थे तब वहाँ पर उसको आक्रमण कर सकते थे, पर वैसा कोई ना, उसी झुरमुट में ही उन सबका पूरा काम चल जाता था। वहीं से ही खाना पीना हर एक चीज़ के लिए, पानी के लिए बताया गया, वहाँ जो वर्षा का जल होता है वहीं इकट्ठे कर लेते थे, वहीं पर ही रहते थे। तो यहाँ पर बताया गया कि ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयारी किए गए और औजारों के बांसों को काट डालते थे। तो देखिए यहाँ पर अब आगे देखिए है चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने, चंगेज खां याद रखना इसी में। अब देखिए अगले चैप्टर में मिलेगा चंगेज खां या तो फिर इसके पहले वाले में। तो देखिए अभी हम नहीं, इसके पहले वाले में देखिए जो ये 6th क्लास है ना, अब इसके पहले वाले में देखिए 4th वाले में। तो देखिए 4th वाले में चंगेज खान के बारे में आएगा। तो याद रखना, देखिए चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में, कहाँ उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसआक्सियाना आधुनिक उज़्बेकिस्तान, कहाँ पर आधुनिक इस समय जो उज़्बेकिस्तान है पर हमला किया। कौन? चंगेज खान ने। इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा, अर्थात जब उन्होंने चंगेज खान ने उज़्बेकिस्तान पर हमला किया तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत का उनका धावा झेलना पड़ा, अर्थात वे सब दिल्ली पर आक्रमण कर दिए। तो अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। तो देखिए उस समय मंगोल शासक चंगेज खान ने उज़्बेकिस्तान पर, आधुनिक उज़्बेकिस्तान पर जब हमला किया था तो उस समय जो दिल्ली के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक थे ना। तो याद रखना यहाँ पर लिखा गया कि जब अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों ने धावा किया, जब मंगोलों ने धावा किया अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली पर, तो यहाँ पर है कि इससे मजबूर होकर दोनों अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना बल खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आगे देखिए यहाँ पर देखिए है, देखिए तब जौनपुर, अब देखिए भारी, यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर देखिए कहाँ पर है ये, भारी चुनौती थी। अब देखिए यहाँ पर एक टॉपिक है, इसको बस ये लास्ट टॉपिक है देखिए, पर ये इम्पोर्टेंट भी है। तो देखिए 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी, इसके पहले हम सब जब शुरुआत किए थे तो 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी था, अब यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब देखिए 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक, इसको याद रखना। अब देखिए है कि देखिए यहाँ पर है कि तुगलक वंश के बाद, अब यहाँ तुगलक वंश समाप्त हो गए। यहाँ पर देखो अभी हम सब पढ़े कि जो कहाँ पर, यहाँ पर देखिए यहाँ चंगेज खान ने जब आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, तो अब यहाँ से आगे चल के यहाँ पर बस अब दे दिया कि हारे या कुछ भी किए, बस यहीं पर इंड कर दिया है। अब चला होगा फिर उसके बाद मान लीजिए ये जो चंगेज खान थे इसी ने हराया होगा, तो यहाँ पर विस्तार से एकदम पूरा नहीं दिया गया है। तो अब अगला क्या हुआ, शताब्दी आ गया। तो 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी में अब कौन आ गए, तो तुगलक वंश जो थे, इसके पहले तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंश का शासक था। तो अब याद रखना कि तुगलक वंश के बाद दिल्ली और आगरा पर किसका शासन था, तो सैयद और लोदी वंश का याद रखना। आगे देखिए यहाँ पर है कि तब उस समय जब इन दोनों का शासक था, सैयद और लोदी वंश का जब शासक था, तब जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानी समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इस काल में अफगान और राजपूतों जैसे नए शासक समूह भरे थे। इस काल में स्थापित राज्यों
में से कुछ छोटे थे, परंतु परंतु शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल था तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह, अब देखिए, शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ने 45 में बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके में प्रबंध अर्थात राज कर रहा था। यहाँ पर देखिए, कौन, शेरशाह सूरी ने कितने 1540 से 1545 में कहाँ पर, याद रखना ये पूछा जाता है, शेरशाह सूरी कहाँ पर, तो बिहार में। और कितने, तो अपने चाचे, उनके चाचा का कोई एक छोटा सा इलाका था, तो वहाँ पर अर्थात वहाँ का वो राजा था। आगे देखिए, आगे चलकर कौन, यही शेरशाह सूरी आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट, जो मुगल सम्राट हुमायूं थे, जो मुगल सम्राट हुमायूं थे तथा हुमायूं को चुनौती दी और परास्त भी किया। तो याद रखना, ये जो शेरशाह सूरी कहाँ पर था, बिहार में था। छोटे से क्षेत्र, अपने चाचा के छोटे से क्षेत्र में शासन कर रहा था, पर इन्होंने ही आगे चलकर, शेरशाह सूरी ने ही आगे चलकर मुगल सम्राट हुमायूं को हराकर और उन्हें परास्त किया। आगे देखिए, परास्त किया, शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, हुमायूं को परास्त करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया, अपना राजस्व स्थापित किया। सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष, सूर्यवंश ने, जो शेरशाह सूरी थे, इस यहाँ पर लिखा गया कि जो सूर्यवंश थे अर्थात शेरशाह सूरी ने केवल 15 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक, 15 वर्ष तक शासन किया। लेकिन इसके शासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले नई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी अच्छे बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 ने जब मुगल सम्राट को सम्मिलित किया, तो उसमें उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। तो देखिए, यहाँ इसका कहने का मतलब ये था कि देखिए, तो शेरशाह सूरी बिहार में राज कर रहा था, पर उस समय जो मुगल सम्राट हुमायूं थे, उनको शेरशाह सूरी ने हरा दिया। तो हराकर परास्त करके दिल्ली पर कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो जो शेरशाह सूरी था, सिर्फ 15 वर्ष तक शासन किया। तो 15 वर्ष शासन करने के बाद ना, यही अकबर का उत्तराधिकारी जो था, हुमायूं का उत्तराधिकारी जो अकबर था, तो जब अकबर ने शेरशाह सूरी को हराकर जब राज करना शुरू किया, तो बस इसमें लिखा गया है कि जब अकबर ने शेरशाह सूरी को हराकर जब राज करना प्रारंभ किया, तो शेरशाह सूरी के द्वारा बनाए गए नियमों को ही फॉलो कर रहा था, अर्थात जैसा वो बनाया था उसको ही, मान लीजिए, उसको कोई, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं करता था, उसको और सुधार कर आगे बढ़ रहा था। आगे देखिए, तो देखिए, अब हम सबका यहाँ चैप्टर ख़त्म हो गया। यहाँ पर देखिए, एकता क्या होता है, आप सबको पता होगा। जहाँ पर वो जितना क्षेत्र रहता था, जितने इक्तेदार होते थे, उसे एकता कहा जाता था। तारीख देखिए, तारीख और गैग्रीसन, मंगोल, लिंग, खराज। देखिए, खराज जैसे बताए थे, खराज क्या होता है, जो कृषि के लिए कर वसूले जाते थे, तो उसे खराज कहते थे। अब देखिए प्रश्न, तो देखिए यहाँ पर है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था, ध्यान से सुनना, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने अपने सैन्य अभियान मालवा के मांडू से लेकर देवगिरी द्वारा समुद्र एवं मदुरै और जाविद और देखिए सुदूर दक्षिण भारत के राज्यों तक विकसित किया। तो याद रखना, अभी देखिए हम सब एक पॉइंट यहाँ पर पढ़े कि सुदूर दक्षिण भारत तक प्रांत तक, तो कौन था, देखिए यहाँ पर था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखिए, दूसरा है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरीसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था। तो आप अगर ध्यान दिए होंगे तो यहाँ पर देखिए था कि सैनिक थे, सैनिकों के रक्षक सैनिकों के टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत कील बंद शहर के लिए प्रयोग किया जाता था। किसका, गैग्रीसन का जो निर्माण होता था, किस लिए होता था, तो रक्षक सैनिकों के टुकड़ियों को उनको मजबूत बनाने या मजबूत किलों के शहर के रूप में किया जाता था। आगे देखिए,
नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते थे। मक्का की ओर जो मक्का की ओर की जो दिशा होती थी उसे क्या कहा जाता था? तो देखिए उसे किबला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उसे किबला कहा जाता था। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बंदगाह शब्द किसके लिए आया था? तो ये वाला प्रश्न कल कराए थे हम सब, एक गुलाम के लिए आया था। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया, भिन्न भिन्न आकार वाले इलाके, जो भिन्न भिन्न आकार वाले इलाके रहते थे उसे इक्ता कहते थे। तो ये बात सही है, जितने जितने क्षेत्र के इलाके रहते थे इन्हें हम इक्ता कहते थे। आगे है, इन इक्तों को संभालने वाले अधिकारी अमीर अमीर कहलाते थे। तो ये बात गलत है कि जैसे कि हम सब यहाँ पर पढ़े थे इसके पहले थ्योरी में कि जो एकता को संभालते थे, एकता का मतलब क्षेत्र, ऐसे समझिए। यहाँ पर लिखा गया एकता को संभालने वाले, मतलब ये जितना क्षेत्र रहता था इस क्षेत्र को कंट्रोल करने वाले, संभालने वाले को हम इक्तेदार कहते थे, न कि अमीर कहते थे। तो हमारा क्या हो जाएगा कि दूसरा गलत और पहला सही, हमारा पहला ही सही हो जाएगा। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। तो देखिए अब कथन कारक में दिया है प्रश्न, तो याद रखना। तो देखिए यहाँ पर मुक्ति, अब देखिए यहाँ पर इक्तेदार नहीं दिया है, यहाँ पर इक्तेदार नहीं दिया है, इसीलिए बोले थे। तो यहाँ पर दिया है, देखिए मुक्ति लोगों को इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही दिया जाता था। तो ये बात सही है, जो इक्तेदार होते थे उन्हें थोड़े थोड़े समय के लिए ही दिया जाता था। आगे देखिए, अब क्यों? ताकि जो मुक्तियों अर्थात इक्तेदार को प्रभावित करने के नियंत्रण रखा जा सके एवं उनका पद एवं वंश एवं परंपरागत न चल सके। तो ये बात सही है दोनों, और कथन भी सही है। इसलिए उनको थोड़ा थोड़ा नियंत्रण दिया जाता था। ये नहीं कि अब उन्हें अब इतने क्षेत्र के बजाय पूरा क्षेत्र ही दे दिया जाए, तब उनके अंदर अहम आ जाएगा, घमंड आ जाएगा और वे राजा के ऊपर ही आक्रमण कर सकते थे। ऐसा इसलिए उनके प्रति किया जाता था, छोटे छोटे क्षेत्र दिए जाते थे। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर क्या थे? तो जो कृषि पर कर लगाया जाता था उसे हम खराज कहते थे। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अब देखिए लिखा है कि मोहम्मद तुगलक अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने के जगह उन्हें टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाया। तो ये बात सही है। दूसरा है, मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाए गए सांकेतिक मुद्रा था धातु से बने होते थे, लेकिन सोने व चांदी के न होकर सस्ती थे। तो ये बात भी सही है। तो हम सबका दोनों बात सही है। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरीसन शहर बनवाया था। वह किस जगह का था? तो याद रखना, ये कहाँ का था? तो ये दिल्ली का था, ये दिल्ली में बनवाया था। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण की नीति को किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया? तो जो बाजार नियंत्रण था ये अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर नियंत्रण किया था, इसको याद रखना। आगे देखिए, देखिए लिखा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए, ये बात सही है। और दूसरा है, देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को एकता की जगह नगद वेतन देना प्रारंभ किया। तो ये बात भी सही है। जब अलाउद्दीन खिलजी आया, जैसे हम बताए थे कि जब अलाउद्दीन खिलजी थे तो उन्होंने क्या किया था कि जो पहले के शासक थे जैसे जैसे करते आ रहे थे उसको बंद कर दिया। अर्थात जो पहले इक्तेदार जाकर कर वसूलते थे तो उसने ऐसा नहीं किया, उन्होंने कहा हम खुद वसूलेंगे। और जो बाजार का नियंत्रण पर जो कर वसूला जाता था, जैसे कुछ नियंत्रण किया जाता था, वो सब उन्हें क्या किया, निरस्त कर दिया। मानो तो उनको नहीं माना, वो अपना खुद बनाया कि हम ऐसे करेंगे। बाजार पर नियंत्रण वो खुद करने जाता था। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों बात सही है, उसका नया नियम बनाया। अब देखिए यहाँ पर नीचे दिए गए कथन एवं कारण को ध्यान से पढ़िए। लिखा गया, अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण की नीति सैन्य हितों की परिचालित थी, सैन्य हितों से परिचालित थी। आगे लिखा है कारण में, सैनिक
अपनी आवश्यकता की वस्तुएं दिल्ली के व्यापारी से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमत बढ़ा सकते थे। तो देखिए ये बात सही है। बस ये जो शंका थी, इसी शंका की वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने अपना वो नियंत्रण किया था बाजार पर। तो ये बात देखिए दोनों सही है और कथन और कारक दोनों भी सही है। यहाँ पर देखिए शेर शाह ने निम्न में से किन युद्धों में हुमायूं को पराजित किया था। तो देखिए यहाँ पर है तो चौसा का युद्ध, बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध, देवरिया का युद्ध। तो देखिए यहाँ पर जो हुमायूं था, शेरशाह सूरी था, वह हुमायूं को बेलग्राम या कन्नौज के युद्ध में, कहाँ पर, बेलग्राम या कन्नौज के युद्ध में। आगे देखिए यहाँ पर है शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए शेरशाह सूरी के बारे में अभी अब जो थ्योरी पढ़े हम सब उसी के बारे में दिया। देखिए शेरशाह सूरी ने प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी के तरीकों को अपनाकर अपने साम्राज्य में मजबूती प्रदान की। किसने? शेरशाह सूरी ने प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी को तरीकों को अपनाकर अपने मजबूती प्रदान की। तो ये बात गलत है, उन्हें अपना ऐसा नहीं था, वो शेरशाह सूरी खुद उन्होंने बनाया था। मुगल सम्राट अकबर ने शेरशाह सूरी की प्रशासन व्यवस्था को अपनाया था, ये बात सही है कि जो अकबर थे, ये अकबर ने शेरशाह सूरी के नियमों को अपनाया था। तो हमारा सिर्फ दूसरा सही हो जाएगा। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया दोस्तों। चलिए अब मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस PDF को ऐसे प्रश्न सहित प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जुड़कर इस PDF को प्राप्त करें। और अगर आपको टाइम रहे, ऐसा हो कि नहीं समझ में आया है, तो आप 20 या 25 मिनट का टाइम निकालकर एक बार फिर से इसको पढ़कर और प्रश्न कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगले चैप्टर में।